हेलो एवरीवन, मैं हूं आरडी चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दुनियादारी 24। दुनियादारी 24 के खास एपिसोड में आज अपन बात करने वाले हैं यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना। ओके, क्या होता है यूपीएस? अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, ओके, जिसके अंदर एक सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है, उनको रिटायरमेंट के टाइम मिलने वाली एक मुश्त राशि और उनके निर्वहन के लिए मिलने वाला हर महीने का जो पेंशन होता है, उसके लिए कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। एक नई पेंशन प्रणाली लागू की गई है, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों, साल 2004, 1 जनवरी 2004 से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो पेंशन स्कीम मिलती थी, जिस स्कीम के थ्रू या फिर जिस स्कीम के द्वारा पेंशन मिलती थी, उस पेंशन स्कीम का नाम था ओल्ड पेंशन स्कीम। ओके, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर केंद्र सरकार के किसी भी कर्मचारी के जो मूल वेतन है, मासिक वेतन है, उस मासिक वेतन से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाती थी और बिना किसी कटौती के उनको पेंशन दी जाती थी। ओके, सेकेंडली, उसके बाद 1 जनवरी 2004 के बाद नई पेंशन स्कीम चालू हुई, जिसको नेशनल पेंशन स्कीम बोला गया, यानी एनपीएस, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। ओके, जिसके थ्रू जो कर्मचारी है, उन कर्मचारियों के जो मासिक वेतन में से कुछ पार्ट, यानी बोल सकते कि 10% उनमें से कटौती होती है और 10% गवर्नमेंट उसमें जमा करती है, और एक जो फंड, यानी एक जो पेंशन के रूप में जो फंड कटता है, मान लीजिए किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है, उसमें से 10% यानी 10,000 रुपए कर्मचारी के कटेंगे और 10,000 रुपए गवर्नमेंट उसमें जमा करेगी, जो कि अभी बढ़ा के 14% हो गए हैं। ओके, 14% उसमें जमा करेगी और वो पैसा किसी अदर अकाउंट में, एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और वो पैसा मार्केट के अंदर शेयर बेसिस के ऊपर या फिर शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होगा, और उस इन्वेस्ट के बाद उस अमाउंट में मिलने वाला जो ब्याज होगा उस राशि को बढ़ा देगा और उसके बिहाफ पे सरकार उनको पेंशन देगी। एनपीएस में होता था ये। लेकिन अभी सरकार ने एक नया गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसको यूपीएस बोला गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम बोला गया है, जिसके थ्रू पेंशन देने के लिए जो कर्मचारी है उनके खाते से या फिर उनके मासिक वेतन में से कटौती तो होगी, लेकिन उनमें कुछ चीजों को चेंज कर दिया गया है। दोस्तों, जब ओपीएस था तो ओपीएस के अंदर बिना किसी कटौती के पेंशन दी जाती थी, लेकिन एनपीएस में कटौती होती थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी भी होती है, और 2004 से पहले जितने भी जो कर्मचारी थे जो रिटायरमेंट हो गए या 2004 से पहले की जिनकी ज्वाइनिंग है, उनको अभी भी ओपीएस ही मिल रहा है या फिर ओपीएस ही मिलेगा। 2004 से लेके ये जो 1 अप्रैल आने वाली है, 1 अप्रैल 2025, इसके बिटवीन जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं या फिर हो गए, उनको एनपीएस का लाभ ही मिलेगा। लेकिन 1 अप्रैल 2025 के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस है, यानी जो यूपीएस है, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये एक विकल्प के रूप में आई है, एक ऑप्शन के रूप में आई है। अभी भी जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है वो एनपीएस का फायदा भी ले सकते हैं, यानी एनपीएस के अंदर भी रह सकते हैं, और वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के अंदर भी जा सकते हैं। एक ये कोई कंपलसरी नहीं है, जैसे ओपीएस के बाद एनपीएस आया था तो वो कंपलसरी था, लेकिन यहां पे एनपीएस के बाद आप यूपीएस में जा सकते हैं, ये आपके पास विकल्प है, विकल्प के रूप में आया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप ओपीएस में चले जाते हैं तो एनपीएस पे वापस लौटने का इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं होगा। ओके, तो अभी ये गैजेट्स जारी हो गया है और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर क्या नियम कायदे बनाए गए हैं? ओके, इसके क्या क्या लाभ होने वाले हैं, कौन लोग होंगे जो इसके पात्र होने वाले हैं, इसके अंदर क्या न्यूनतम पेंशन स्कीम रहने वाली है या फिर न्यूनतम पेंशन की जो राशि होने वाली है वो क्या होगी। दोस्तों, इससे पहले जो ओपीएस था, ओपीएस में होता क्या था, ना तो उसमें कोई कटौती होती थी, और जो पेंशन मिलती थी वो जब लास्ट में जब कर्मचारी रिटायर होता था, चाहे वो सेल्फ खुद रिटायरमेंट हो या फिर एक एज के बाद रिटायरमेंट हो, उस कंडीशन में उसका जो लास्ट मूल वेतन होता था, उस मूल वेतन का आधा वेतन उसको पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता था। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं था, तो गवर्नमेंट को
जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है उनके विरोध का सामना करना पड़ रहा था बहुत टाइम से, यानी लंबे समय से जो कर्मचारियों के जो संगठन है, कर्मचारी संगठन है और जो कर्मचारी है वो सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे या फिर सरकार के खिलाफ एक तरह से आवाज उठा रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि हमें ओपीएस जैसी कोई योजना दी जाए या फिर ओपीएस को वापस लागू किया जाए। लेकिन सरकार ओपीएस को तो लागू नहीं कर पाई है या फिर नहीं किया है, लेकिन उसके बिहाफ पे दोनों का एक तरह से बोल सकते हैं कि दोनों का एक लेवल निकाल के या फिर एनपीएस से थोड़ा सुधार दिया गया पर ओपीएस जैसा नहीं बनाया गया, दोनों के बीच का रास्ता एक निकाला गया है जिसको यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम बोला गया है। ओके, तो उस पेंशन स्कीम में एनपीएस के अंदर न्यूनतम पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसा नहीं था कि आपको रिटायरमेंट के बाद इतना वेतन मिलेगा ही मिलेगा, जो कि ओपीएस में था। तो सरकार के जो कर्मचारी थे उनकी मेन यानी मुख्य मांग यह थी कि हम जब रिटायरमेंट होंगे तो रिटायरमेंट के बाद हमें इतना खर्चा तो कम से कम इतना सा पैसा तो मिलेगी, हम बुढ़ापे के अंदर हमारा निर्वहन कर सके। लेकिन एनपीएस के अकॉर्डिंग इतना पैसा बन नहीं रहा था। तो सरकार ने इस चीज को फोकस किया है मेनली कि आप हमारे कुछ नियम कायदे हैं इनको फॉलो करते हैं तो हम आपको आपका जो लास्ट मूल वेतन होगा उसका आधा पैसा पेंशन के रूप में देंगे। ओके, उन्होंने इस चीज पे फोकस किया है। लेकिन जो ओपीएस में कटौती नहीं होता था उसी प्रकार से इसमें कटौती होगा, उस तरीके से नहीं होगा, इसमें कटौती जरूर होगा पर सरकार ने उस चीज को थोड़ा बहुत सुधारा है। तो इसके सारे जो नियम कायदे हैं, किस प्रकार से पेंशन बनेगी, इसके अंदर कैसे महंगाई भत्ता मिलेगा, कितने अमाउंट पे कितना जो पेंशन बनेगी, इन सभी चीजों को यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस करेंगे। और जो गेजेट नोटिफिकेशन है सरकार का, उस नोटिफिकेशन को भी अपन रीड आउट करेंगे। ओके, ठीक है। पेंशन स्कीम का जो कैलकुलेटर है वो किस हिसाब से काम करेगा, जो कैलकुलेटर वगैरह इसमें सब दिया हुआ है कि अपना जो अमाउंट है उसके बिहाफ पे आपकी जो सैलरी होगी उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं और उसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरी पेंशन जब मैं रिटायर होऊंगा इस एज में तो कितनी होने वाली है। ओके, क्लियर है? चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। ओके, तो अभी अपना मेन मुद्दा यही रहेगा कि अपन ओपीएस और एनपीएस को छोड़ दीजिए, वो जा चुकी है। ओपीएस तो सिर्फ 2004 से पहले के जो कर्मचारी है उन्हीं को मिलती है या फिर मिलेगी, और जो एनपीएस है उसमें जो लोग है वो है। पर आप इस यूपीएस को भी जानिए कि यूपीएस के एनपीएस की कंपैरिजन में एक्स्ट्रा क्या फायदे हैं कि अपने को यूपीएस में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैसे ये कंपलसरी नहीं है, एक तरह से विकल्प के तौर पे आपके पास में है। ओके, कोई अनिवार्य नहीं है। ओके, तो जो सरकार ने जो गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया है उस गेजेट नोटिफिकेशन को अपन यहां से डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। ये जो गेजेट नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है यहां पे, ये नई दिल्ली से यानी केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी 25 यानी 25 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया है या फिर इस दिन पब्लिश किया गया है। ओके, जिसके अंदर वित्त मंत्रालय के द्वारा यह पब्लिश किया गया है। ओके, इसके अंदर क्या क्या चीजें होगी उन चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। तो जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो एनपीएस था उसमें अभी भी लोग रह सकते हैं, लेकिन इसमें आने का विकल्प है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि यूपीएस के पात्र वो कैंडिडेट होंगे, यूपीएस के पात्र सिर्फ वही कर्मचारी होंगे जो अभी एनपीएस में है, जो अभी एनपीएस में है ऑलरेडी, वही सिर्फ यूपीएस के पात्र होंगे। जो एनपीएस में अभी नहीं है वो यूपीएस के पात्र नहीं होंगे। नंबर 1 कंडीशंस तो ये हो गई है। ओके, उसके बाद योजना के पात्र कौन रहेंगे। सेकेंडली, दूसरी चीज, सिर्फ वही कर्मचारी यूपीएस में जा पाएंगे जिनकी जो मिनिमम सर्विस 10 साल हो गई हो। जिसने 10 साल से कम टाइम तक नौकरी की है वो आदमी कभी भी यूपीएस के अंदर नहीं जा पाएंगे, वो यूपीएस के पात्र नहीं होंगे। जिन्होंने 10 साल की नौकरी कर ली है उसके बाद वो यूपीएस के पात्र हो सकते हैं, यूपीएस के अंदर पेंशन लेने के हकदार वो हो सकते हैं। एक ये इसकी पात्रता हो गई। सेकेंडली, उसके बाद अपन बात करते हैं जो कैंडिडेट इसके अंदर जो मैक्सिमम जो आयु है 10 साल के बाद वाले सिर्फ इसमें जा सकते हैं, लेकिन पूरा फायदा यूपीएस का जो कंप्लीट फायदा है पेंशन स्कीम का, वो पूरा फायदा लेने के लिए कम से कम 25 साल की उसकी सर्विस होना जरूरी है। देखो 2 पॉइंट है दोस्तों यहां पे।
नंबर 1 ये है कि 10 साल से कम नौकरी हुई है, जिसने केंद्र सरकार में 10 साल से कम टाइम तक काम किया है, वो यूपीएस का पात्र नहीं होगा। लेकिन 10 साल जिसके हो गए वो यूपीएस में जा सकता है, लेकिन उसका पूरा फायदा लेने के लिए उसको 25 साल की नौकरी करना जरूरी है। 25 साल तक वो सेवा में रहा है तो उसको पूरे फायदे मिलेंगे। ओके, जो मैंने आपको बताया था ना कि जो मूल वेतन का आधा इसमें दे सकते हैं या फिर सरकार ने देने का प्रावधान बनाया है, तो वो तब होगा जब आप 25 साल की नौकरी कर चुके होंगे। 25 साल से कम सर्विस है तो वो इसके हकदार नहीं होंगे। यदि मिलेगा उनको एक्स्ट्रा, इस एनपीएस की कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा। इसमें भी पेंशन की यानी मिनिमम पेंशन की गारंटी इसमें भी है, लेकिन वो मैक्सिमम फायदे नहीं ले पाएगा। ओके, कितनी होगी उसकी अपन बात करेंगे। ओके, यदि इस योजना के अंदर ऐसे कर्मचारी जिनको बीच में कभी टर्मिनेट कर दिया गया यानी बर्खास्त कर दिया गया है, या जिसके ऊपर कुछ जांच चल रही है, या फिर जिसने कोई भ्रष्टाचार किया है, वो कर्मचारी भी इसके पात्र नहीं होंगे। ओके, योजना के अंतर्गत लाभ, यदि कोई इस यूपीएस में आता है तो उन कर्मचारियों को इसके क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे या फिर क्या क्या फायदे उनको मिलने वाले हैं। नंबर 1 देखो, नंबर 1 ऑप्शन है, ओके, कै वाला जो ऑप्शन है नंबर 1। ओके, सबसे पहले देखते हैं इसको। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की जो सेवानिवृत्ति होगी, जो पेंशन मिलेगा, वो जब लास्ट में जब रिटायरमेंट होने वाला होगा, उस साल के जो 12 महीने का जो मूल वेतन होगा, उस मूल वेतन को जोड़ा जाएगा, फिर 1 महीने का औसत निकाला जाएगा। क्योंकि हो सकता है बीच में उसका इंक्रीमेंट लगा है, मान लीजिए जनवरी से लेके जून तक उसका मूल वेतन अलग था और उसके आगे उसका मूल वेतन अलग हो सकता है, तो 12 महीने का जो लास्ट के साल के 12 महीने का मूल वेतन जोड़ा जाएगा, जो उसकी बेसिक सैलरी होगी उसको जोड़ा जाएगा और उसका औसत निकाला जाएगा, और उस औसत का आधा उसको मिनिमम पेंशन के रूप में मिलेगा। नंबर 1 कंडीशंस हो गई है। दूसरी चीज, 10 साल या उससे अधिक तक जब सेवा की है उसने, यदि 10 साल से ज्यादा लंबे टाइम तक सेवा में रहा है, तो उस टाइम 10,000 रुपए मिनिमम पेंशन की उसको गारंटी देती है सरकार। जो उसकी मिनिमम या फिर जो लास्ट वाला जो वेतन था उसका आधा देने की गारंटी कब है, जब वो 25 साल की नौकरी कर लेगा। ओके, सिर्फ 10 साल तक करेगा तब तो सिर्फ उसमें एंट्री मारेगा। ओके, और एंट्री मारने के बाद उसको कितने पेंशन की गारंटी है, ओनली सिर्फ 10,000 रुपए, कि भाई आप 10 साल तक आपने नौकरी कर ली तो आपको सरकार, भले ही आपकी पेंशन कम बन पा रही है, लेकिन हम 10,000 रुपए मिनिमम पेंशन आपको जरूर देंगे। ओके, जब आप 25 साल से क्रॉस करते हो तो आपको वो जो आपका लास्ट वेतन है उसकी आधी पेंशन के रूप में दी जाएगी, उस चीज की हम गारंटी देंगे। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। 25 वर्ष तक यदि वो कंप्लीटली सर्विस करता है तो उसको वो कंप्लीट फायदा उसका मिलेगा। ओके, यदि बीच में कोई कर्मचारी है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो उसका डिपेंडेंट है, यानी कोई हस्बैंड है तो उसकी वाइफ को, या फिर वाइफ जॉब में है तो उसके पति को, उस कंडीशन में उनको जो उसकी 60% राशि होगी, जो उनका कंट्रीब्यूशन का जो 60% राशि होगी, वो कानूनी रूप से उसका जो वहां पे डिपेंडेंट रहेगा उसको दे दी जाएगी। ओके, सेवानिवृत्ति की तारीख से जस्ट पहले भी वो दी जा सकती है। ओके, नेक्स्टली, ओके, आगे चलते अगले वाले पॉइंट पे बात करते हैं। इस कंडीशन में जो लास्ट उसकी जो बेसिक सैलरी रहेगी रिटायरमेंट के टाइम, उसकी आधी पेंशन के रूप में दी जाएगी, और पेंशन रूप के साथ में उसके अंदर महंगाई राहत को भी जोड़ा जाएगा। मान लीजिए रिटायरमेंट के टाइम किसी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, तो उसको पेंशन कितनी होगी, 25,000 रुपए, प्लस उसमें महंगाई राहत भी दी जाएगी। जो भी डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, जो महंगाई भत्ता दिया जाता है, वो इस यूपीएस में महंगाई भत्ता नहीं, महंगाई राहत दी जाएगी, है ना। जो कि अभी डीए है वो हर 6 मंथ बाद बढ़ता है ना, वैसे ही जो महंगाई राहत है वो भी बढ़ती रहेगी। ओके, ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं जो इस पेंशन स्कीम के अंदर जो कर्मचारी रहेंगे उसका जो लास्ट वेतन रहेगा, जो कुल सैलरी रहेगी, उसका 10% कंट्रीब्यूशन जाएगा और सरकार भी उसमें 10% कंट्रीब्यूशन करेगी। ओके, ये तो होगा व्यक्तिगत कॉर्पस रहेगा। जैसे दोस्तों इसके अंदर 2 प्रकार के कॉर्पस रहेंगे, यानी सरकार जब कर्मचारी रिटायरमेंट होगा तो उस टाइम जो उसको भुगतान किया जाएगा, वो भुगतान आएगा कहां से, तो सरकार अभी जो कर्मचारी सेवा में रहते हुए जो सैलरी उठाता है, उस सैलरी में से 10% पैसा काटेगा और एक अकाउंट में डाल देगा। ओके, और 10% पैसा सरकार खुद उस अकाउंट में डालेगी, यानी 20% हो गया एक तरह से। उसी के बेसिस पे
सरकार उस टाइम उसको पेंशन देगी। ओके, उसको अपन बोलेंगे व्यक्तिगत कॉर्पस, यानी सरकार ने उस फंड को क्या बोला है, व्यक्तिगत कॉर्पस बोला है। एक होता है अतिरिक्त कॉर्पस, उसमें सरकार क्या करेगी, यदि कोई कर्मचारी मान लीजिए 10 साल उसने सेवा पूरी कर ली और 10 साल के बाद रिटायरमेंट हो रहा है और उसकी जो पेंशन है वो 10,000 रुपए से कम बन पा रही, पर सरकार को तो गारंटी दे दी सरकार ने तो कि हम 10,000 रुपए से कम देंगे ही नहीं, तो उस कंडीशन में वो पैसा कहां से आएगा, उस कंडीशन में एक अतिरिक्त कॉर्पस, एक अलग फंड बनाया गया है जिसमें सरकार 8.5% अलग से पैसा डालेगी, जो पैसा वहां पे उस फंड को देने के काम आएगा। मान लीजिए कोई कर्मचारी है लास्ट में 25 साल की जिसने सेवा पूरी कर ली है और उसकी जो पेंशन है वो उसकी मूल वेतन का आधा नहीं बन पा रही है, उस कंडीशन में उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए जो अतिरिक्त फंड है वो वहां पे काम आएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्टली देखिए यहां पे इस पॉइंट में सिर्फ यही बात बोली गई है, केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के अनुमानित 8.5% यानी मूल वेतन और महंगाई भत्ता, इसका 8.5% एकीकृत फंड के अंदर वहां पे डाला जाएगा, यानी अतिरिक्त अंशदान किया जाएगा वहां पे, जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि अतिरिक्त कॉर्पस डाला जाएगा, उसके अंदर उस फंड को जमा किया जाएगा। ओके, नेक्स्टली यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों पे अपन डिस्कस करेंगे, इसके अलावा और कोई चीजें हैं उसको आप रोक के यहां पे पढ़ लीजिएगा। दोस्तों यहां पे जो जितना भी पैसा इन्वेस्ट होगा उन पैसे को नियमित करने के लिए या फिर उन पैसे का संचालन करने के लिए दो चीजें होगी वहां पे। ओके, एक तो होगा उस निधि को नियंत्रित करने के लिए वहां पे दो संस्थाएं काम करेगी, एक होगी निधि विनियामक और एक होगा विकास प्राधिकरण। ये दो संस्थाएं होगी जो कि इस फंड को कैलकुलेट करेगी, इस फंड की देखभाल करेगी या फिर इस फंड का कैलकुलेशन करेगी। इसके अंदर समय समय पर कर्मचारी को ऑप्शन दिए जाएंगे, समय समय पर कर्मचारी को ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप इस फंड को कहां इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे कुछ कंपनियों की लिस्ट दे देगी कि आप इस फंड को यहां इन्वेस्ट कर सकते हो, यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं मेरे अकॉर्डिंग इनमें से इन्वेस्ट करके कुछ ज्यादा इसके अंदर इजाफा कर सकता हूं, तो आप उसमें से चूज कर सकते हैं। और यदि कोई चूज नहीं करता है तो वहां पे डिफॉल्ट पैटर्न का ऑप्शन डाला जाएगा, जो सरकार के डिफॉल्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वहां इन्वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आप उसमें से ऑप्शन चूज कर भी सकते हैं और नहीं करते तो डिफॉल्ट पैटर्न वहां पे ऑप्शन लग जाएगा। क्लियर है? पर इसके भी कुछ फायदे और नुकसान होने वाले जिनको अपन आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्टली इसके बाद चलते हैं केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान जो कि 8.5% के अपन ने बात की थी, उसके माध्यम से निर्मित पूल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय का पूरा अधिकार केंद्र सरकार का होगा। अच्छा, जो आपने 10% आपने जमा किया था, सरकार ने 10% जमा किया था, जिसको व्यक्तिगत कॉर्पस बोला गया है, सिर्फ उसी को आप एक्सचेंज कर सकते हैं या इन्वेस्ट का ऑप्शन आपके पास रहेगा। जो 8.5% का जो अतिरिक्त फंड, जो अतिरिक्त अंशदान किया जाएगा, जो कि जिसको अपन ने यहां पे क्या बोला था, जो टॉपअप राशि जो अपन ने बोली थी यहां पे, जिसको पुल कॉर्पस बोला था। व्यक्तिगत कॉर्पस में तो क्या था, मान लीजिए कोई कर्मचारी है, उसका 10% कटा और 10% सरकार ने जमा किया, इसको क्या बोला था, इसको अपन ने बोला था व्यक्तिगत कॉर्पस। व्यक्तिगत कॉर्पस, इस व्यक्तिगत कॉर्पस, इस अकाउंट के अंदर यह पैसा जमा होगा। अच्छा, इसके अलावा सरकार 8.5% उसी सैलरी का 8.5% और जमा करेगी, जिसको बोला गया है पुल कॉर्पस। ओके, जिसको बोला गया है पुल कॉर्पस, उसको अपन पुल कॉर्पस बोला गया है। ये दो प्रकार के फंड रहेंगे। ओके, ये फंड आएंगे कहां से, ये जो पैसा है वो कर्मचारी के अकाउंट से जाएगा। जो कर्मचारी की जो लास्ट सैलरी रहेगी, उस सैलरी का 10% ये कर्मचारी को जमा करना है, उतना ही उतना 10% सरकार जमा करेगी और ये 8.5% सरकार और डालेगी। दोस्तों अभी एनपीएस में सरकार 14% जमा कर रही है, लेकिन इस यूपीएस के अंदर 10% ये और 8.5% ये, यानी टोटल कितना दे रही है, 18.5% दे रही है। इसके अंदर सरकार एक्स्ट्रा पैसा जमा कर रही है, यानी कुल मिला के अपन समझ सकते हैं कि एनपीएस की कंपैरिजन में थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है, पर ज्यादा नहीं हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है। एनपीएस से अच्छी हो सकती है पर यूपीएस के मुकाबले में बहुत पीछे है। क्लियर है? हालांकि जो कर्मचारी संगठन थे उन सभी की जो मांग थी वो सिर्फ ओपीएस थी, यूपीएस उनकी मांग नहीं थी, पर सरकार उस जगह तक नहीं पूछ पाई है, पर उसके बीच का रास्ता निकाल के कुछ लेके आई है जिसको यूपीएस बोला गया है। क्लियर है? ओके, नेक्स्टली आगे अपन बात करते हैं उन कर्मचारियों के संबंध में जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं। अच्छा, इसका मतलब यह होता है कि मान लीजिए जो यूपीएस है
वो तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, लेकिन कुछ कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से पहले ही रिटायरमेंट हो गए हैं। ओके, तो उनके पास में भी यूपीएस में जाने का ऑप्शन है। कैसे? इसके अंदर जो 2 संस्थाएं मैंने बोली है, निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, ये तय करेंगे कि आपको इसमें आने के लिए कैलकुलेट करके देंगे कि आपको इतना पैसा इसमें जमा करना पड़ेगा, तो उसके बाद आप यूपीएस के अंदर आ सकते हैं। यानी जो एनपीएस के पात्र है उनको सैलरी, जो पेंशन के रूप में बहुत कम पैसा मिल रहा है अभी। ओके, यानी उन्होंने सेल्फली वहां पे रिटायरमेंट ले लिया था और उनको पैसा बहुत कम मिल रहा है, तो उस कंडीशन में वो यूपीएस में आ सकते हैं, लेकिन उनको कुछ फंड जमा करना पड़ेगा इसके अंदर आने के लिए। और वो पैसे का कैलकुलेशन करके कौन बताएगा? निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण तय करेंगे कि आपको कितना पैसा जमा करा के इसमें आना है, पर आने का ऑप्शन उनके लिए जरूर रखा गया है। ओके, ठीक है। इसके बाद एक चीज और यहां पे स्पष्टीकरण किया गया है। एक, जैसे कुछ चिकित्सा अधिकारी जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको वो निजी प्रैक्टिस ना करे, इसके बिहाव पे एक गैर प्रैक्टिस भत्ता दिया जाता है, वो भी इस सैलरी के अंदर ही काउंट किया जाएगा। ओके, जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स को वो निजी प्रैक्टिस ना करे, हॉस्पिटल में जॉब के साथ बाहर जाके प्रैक्टिस ना करे, इसके बिहाव पे उनको गैर प्रैक्टिस भत्ता दिया जाता है। ओके, सैलरी के अंदर एक पार्ट दिया जाता है, सैलरी में एक पार्ट वहां पे जोड़ा जाता है, उसको भी इसी में इंक्लूड किया गया है। ओके ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन में आने की प्रभावी तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्यमान कर्मचारियों के साथ साथ केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी, ओके, जो यूपीएस पेंशन स्कीम है, वो जो आगे जो लोग आएंगे, अभी तो जो कर्मचारी है एनपीएस के अंदर उनके लिए तो है ही है, पर अभी जो नए केंद्र सरकार के कर्मचारी बनेंगे उनके लिए भी इस यूपीएस को लागू किया गया है। वो भी इसका ऑप्शंस ले सकते हैं या फिर वो एनपीएस का भी ऑप्शंस ले सकते हैं, उनके पास वो भी ऑप्शन के रूप में रहेगी। यानी ओपीएस सबसे पहले थी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या थी, वहां पे कंपल्सरी थी, यानी वो अनिवार्य थी। एनपीएस भी अनिवार्य थी, पर अब एक चीज और आ गई, यूपीएस। अब यूपीएस और एनपीएस आपके पास अनिवार्य है। ओके, जैसे टैक्स स्लैब में होता है ना, न्यू टैक्स स्लैब, ओल्ड टैक्स स्लैब, है ना, जो अभी अपने पास क्या है, उसके अंदर ऑप्शन के रूप में है ना, तो उसी प्रकार से ये भी अपने पास ऑप्शन के रूप में है कि अपन एनपीएस के अंदर रह सकते हैं या फिर यूपीएस में जा सकते हैं। क्लियर है? ओके, उसके बाद कुछ नई चीजें इसमें नहीं है, सिर्फ वही चीजें हैं जो अपन ने डिस्कस की थी। ओके, इसके बाद जो पेंशन दी जाएगी, उस पेंशन देने के लिए सरकार ने एक, जो मैंने 2 फंड बताए थे ना आपको, कि एक व्यक्तिगत कॉर्पस है और एक दूसरे वाला कौन सा है, पूल कॉर्पस है, जो कि कम पेंशन बनने पे उस फंड की हेल्प करेगा। जो व्यक्तिगत कॉर्पस होगा दोस्तों, वो व्यक्तिगत कॉर्पस क्या करेगा, आपको पेंशन देगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन देनी है ना, वो पैसा कहां से आएगा, जो व्यक्तिगत कॉर्पस में 10% और 10% जमा किया गया था। यानी यहां पे आप थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। 10% कर्मचारी ने जमा किया, 10% सरकार ने जमा किया, ये क्या है, व्यक्तिगत कॉर्पस है। इससे क्या दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी, इससे पेंशन दी जाएगी। जो पूल कॉर्पस था, जिसमें सरकार ने 8.5% जमा किया गया था, इससे क्या दिया जाएगा, एक मुश्त राशि। जो एक मुश्त राशि, जो कर्मचारी रिटायरमेंट होता है, तो रिटायरमेंट के टाइम जो उसको पैसा मिलता है, वो पैसा कहां से आएगा, 8.5% जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इससे आएगा, जो उस टाइम जो उसको पैसा मिलेगा। इसीलिए इससे डिपेंड करेगा कि उस टाइम उसको कितना पैसा मिलेगा। क्लियर है? उस टाइम उसको जितना पैसा मिलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस फंड पे डिपेंड करेगा, 8.5% पे। ओके, इसके बाद सरकार ने एक कॉर्पस फिक्स किया गया है, जिसको बेंचमार्क कॉर्पस बोला गया है। एक फंड की लिमिट सेट कर दी है कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए फंड, इससे नीचे रहता है तो उस कंडीशन में इस फंड में से यहां डाला जाएगा। यानी एक बेंचमार्क कॉर्पस का मतलब यह होता है कि एक ऐसी फंड की लिमिट तय कर दी गई है, जो कि ये कॉर्पस का मान लीजिए 50 लाख रुपए किसी ने तय कर दिया है सरकार ने, कि ये रिटायरमेंट का टाइम, यदि कोई आदमी 25 साल की सर्विस कर लेता है, उस टाइम 50 लाख रुपए उसकी वैल्यू हो जाती है। यदि ये वैल्यू 50 लाख रुपए होगी, तभी उसको आधी पेंशन मिलेगी, मूल वेतन की आधी पेंशन तभी उसको मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। ओके, यदि ये बेंचमार्क कॉर्पस है, इससे व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य कम हो जाता है रिटायरमेंट टाइम। बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख रुपए सरकार ने तय कर दिया है, लेकिन आपने जो 10% जमा किया है, वो जो अमाउंट है वो इस 50 लाख रुपए से कम है, तो उस कंडीशन के अंदर जो 8.5% का जो एक मुश्त जो उसको राशि देनी है, उसमें से कुछ फंड इसमें डालना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, इससे ऊपर चला जाता है तो कोई इश्यू नहीं है।
जितना डिफरेंस अमाउंट होगा वो इस 8.5% में से वहां डाला जाएगा, इसीलिए इसको पुल कॉर्पस बोला गया है, यानी क्षतिपूर्ति करने वाला एक तरह से ये फंड है। ओके, तो बेंचमार्क कॉर्पस क्या है? जो सरकार ने एक निश्चित मूल्य तय किया है, जिनको अपन एग्जाम्पल के तौर पे आगे भी समझेंगे। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ओके ओके, इसके अंदर भी कुछ स्पेशल नहीं है, इसमें कुछ स्पेशल चीजें नहीं है, सिर्फ वही चीजें हैं जो मैंने अभी बेंचमार्क कॉर्पस आपको बताया है, वही इसके अंदर है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 11 नंबर है, इसको देख लीजिए। सुस्पष्टता के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कोई भी कर्मचारी जिसने इस अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर लिया है, वह सेवानिवृत्ति के पश्चात सहित किसी अन्य नीतिगत रियायत या नीति परिवर्तन वित्तीय लाभ बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ किसी भी समानता आदि की मांग नहीं करेगा। यानी आप एनपीएस से यूपीएस में जा चुके हो और किसी कारण से एनपीएस का पैसा कल को ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके बाद आप उसके पात्र नहीं हो पाएंगे। या फिर मान लीजिए आपके बाद आपकी सेम ग्रेड पे का आदमी रिटायरमेंट हुआ है और उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, उस कंडीशन में आप मांग नहीं कर पाएंगे कि मेरे से ज्यादा पैसा इसको मिल रहा है। यानी उसके बाद कोई नीति परिवर्तन होता है और उससे कोई दूसरा कैंडिडेट लाभान्वित होता है, तो उसके पात्र आप नहीं होंगे, उसके लिए आप आवाज नहीं उठा पाएंगे। सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो एनपीएस से यूपीएस में आ सकते हैं, यूपीएस से एनपीएस में जाने का आपके पास कोई प्रावधान नहीं रहेगा। ओके, ठीक है, इससे आगे चलते हैं अपन। यदि ऐसे कोई कर्मचारी जिनके रिटायरमेंट के टाइम उनके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई थी, वो कैंडिडेट भी इस प्रकार से एकीकृत पेंशन योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे, भले ही उन्होंने 25 ईयर का सर्विस पूरा कर लिया हो। ओके ओके, इसके बाद इसकी जो प्रभावी तारीख होगी वो 1 अप्रैल 2025 होगी, 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी। ओके, इसका कैलकुलेशन दोस्तों किस प्रकार से होगा उसको एक उदाहरण के तौर पे देखिए। ओके, एक तरीके से देखिए, मान लीजिए किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के टाइम 12 महीने का जो औसत मूल वेतन आ रहा है वो 45,000 रुपए आ रहा है, 45,000 रुपए हो गया, जिसको अपन पी के रूप में चिन्हित करेंगे, यानी इसको पी मान लेंगे। यहां पे मान लीजिए पी मान लिया उस वेतन को जो, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन रिटायरमेंट हो रहा है, उस टाइम उसकी कंप्लीट सैलरी है पर मंथ की वो 45,000 रुपए है और वो भी 12 महीने का मूल वेतन जोड़ के निकाला गया है। ओके, उसके बाद कर्मचारी के बाद 25 वर्ष उसने पूरे कर लिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 300 महीने हो गए, मान लीजिए 300 महीने उसने पूरे कर लिए हैं, जिसको अपन क्यू के रूप में इंडिकेट करेंगे। ओके, कर्मचारी के सभी अंशदान, यदि जो भी पैसा जमा किया गया है 10% खुद जमा कर रहा था, 10% सरकार जमा कर रही थी और 8.5% सरकार जो उसके अंदर पुल कॉर्पस में जमा कर रही थी, ये जो टोटल फंड है 28.5%, ये सारा का सारा पैसा समय के साथ जमा किया गया है। ओके, ये कंडीशंस हो गई। इसके बाद उस कैंडिडेट ने कभी भी पैसा जमा कराने में कोई चूक नहीं की है। इसके बाद जो पैसा 10% और 10%, 20% जो इन्वेस्ट हुआ था, उसके अंदर खुद ने उसका चयन करने का ऑप्शन ना चूज करके उसने डिफॉल्ट पैटर्न चूज किया है। आप देखना, इस कंडीशन को भी सुनना। और उसके बाद कोई भी आंशिक निकासी नहीं की गई है, क्योंकि जो एनपीएस में भी जो पैसा जमा होता है या यूपीएस में आप जो पैसा जमा करते हैं, इसका 5 साल के बाद कुछ अमाउंट आपको जरूरत पड़ने पे आप निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हीं को फायदा मिलेगा जिन्होंने वो पैसा नहीं निकाला है। ओके, उन्हीं को फायदा मिलेगा जिन्होंने पैसा नहीं निकाला है। तो जो ये कंडीशन 1 से लेके 5 तक जिन्होंने पूरी कर ली है, जिस कैंडिडेट की ये 5 कंडीशंस पूरी हो रही है, उनके लिए अपन कैलकुलेशन करेंगे। कैसे? जिसने पूरे जो वेतन है वो कम से कम 45,000 रुपए हो, जिन्होंने 25 वर्ष का सर्विस पूरा कर लिया हो, उन्होंने कभी भी जो नियमित रूप से चूक नहीं की है, यानी सारा का सारा पैसा जमा किया है, जिन्होंने डिफॉल्ट पैटर्न को चूज किया है, जिन्होंने कभी भी पैसा उसमें से नहीं निकाला गया है फंड में से, ये 5 शर्त पूरी करते हैं। उस कैंडिडेट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जो 1 से 5 तक की सभी शर्तों पूरा करता है, तो उसका व्यक्तिगत कॉर्पस होगा ना, वो 50 लाख रुपए हो जाएगा, है ना, 50 लाख रुपए हो जाएगा, जिसको 10,000 यूनिट्स भी बोल सकते हैं। ओके, जिसको अपन आईसी के रूप में इंडिकेट करेंगे। इसके अंदर बेंचमार्क मूल्य भी, जो भी मैंने बोला था ना कि सरकार ने जो तय किया हुआ अमाउंट है, वो मान लीजिए 50 लाख रुपए है, जिसको अपन ने बीसी के रूप में इंडिकेट कर दिया गया है। ये बीसीआईसी क्या है आगे अपन देखेंगे। ओके, कर्मचारी का जो सुनिश्चित भुगतान है वो कितना होगा? तो P/2, वो मैंने बोला था ना कि उसको P से इंडिकेट करेंगे, अभी जो वैल्यू थी
P/2, यहां पे P क्या था, उसका मासिक वेतन कितना था, 45,000 रुपए, तो 45,000/2 आएगा। इसको मल्टीप्लाई बाई Q/300, क्यों से उसको किसको इंडिकेट किया था, उसके महीनों को, जो 300 महीने थे उसको इंडिकेट किया था। Q/300, इसके अंदर आईसी जो बोला गया था ना कि आईसी 50 लाख रुपए है, जो कि व्यक्तिगत कॉर्पस है, और ये बेंचमार्क कॉर्पस भी 50 लाख रुपए है। किसी कंडीशन में मान लीजिए कोई कैंडिडेट पैसा निकाल लेता है, तो व्यक्तिगत कॉर्पस वो पैसा है जो अपन ने जमा किया है, बेंचमार्क कॉर्पस वो है जो सरकार ने तय किया है। तो जो व्यक्तिगत कॉर्पस है वो कभी कभी कम हो सकता है बेंचमार्क कॉर्पस के कंपैरिजन में। कब कम हो सकता है, जब उसने समय पैसा जमा नहीं किया गया है, या फिर वहां से समय से उसने निकासी कर ली है, यानी कभी कभी पैसा निकाल लिया है, विड्रॉल कर लिया है, उस कंडीशन में व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य कम हो सकता है। लेकिन जब समय पे पांचों कंडीशन पूरी की थी ना उसने, समय पे उसने भुगतान किया गया है, इसलिए इसको भी अपन 50 लाख रुपए ही मानेंगे। ओके, तो उस कंडीशन में उसकी गणना करेंगे, तो गणना करने पे 45,000 रुपए उसकी मासिक सैलरी होगी अपॉन 2, 300 उसके पूरे मंथ हो गए, क्योंकि 25 साल उसने सर्विस की है। यदि किसी ने कम किए तो यहां पे कम आएगा। ओके, अपॉन 300, यहां पे 50 लाख रुपए कहां से आ गए, ये व्यक्तिगत कॉर्पस है, ये बेंचमार्क कॉर्पस नीचे वाला हो गया। उस कंडीशन में 45,000 का आधा कितना होता है, 22,500 रुपए। यानी सरकार ने क्या गारंटी दी थी कि उस जो मूल वेतन है उसका आधा पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो कि 22,500 रुपए होता है। इसके ऊपर डीआर भी दिया जाएगा, यानी डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई राहत भी उसको दी जाएगी। इस अमाउंट के अंदर 22,500 रुपए में महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाएगा इसके अंदर। ओके, मान लीजिए सुनिश्चित भुगतान, इसके अंदर यदि दूसरी कंडीशन अपन और लगा के देखते हैं, दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि कर्मचारी के पास सिर्फ 15 साल ही उसने जॉब की है, 25 साल उसने नौकरी नहीं की, सिर्फ 15 साल ही नौकरी की है, और वो 1 से 5 तक जो पॉइंट्स थे उन शर्तों को भी पूरा करता है। यानी समय से उसने पैसा जमा किया है, कभी पैसा विड्रॉल नहीं किया है, और उसका वेतन 45,000 रुपए है, वो सारे के सारे 5 कंडीशंस पूरे हैं। लेकिन उसने सर्विस 25 साल नहीं की, उसने सर्विस कितनी की है, सिर्फ और सिर्फ 15 साल ही की है। ओके, यानी पॉइंट नंबर 1, 3 और 5 को उन्होंने पूरा किया है। उस कंडीशन में क्या उसका वेतन होगा, P/2, P/2 तो पूरा रहेगा नहीं, 45,000/2। लेकिन यहां पे जो वैल्यू आई थी 300/300 किया था उसमें, पर यहां पे 15 साल यानी 180 महीने ही उसने जॉब किए, तो 180 महीने अपॉन 300, और जो उसका व्यक्तिगत जो कॉर्पस है उसमें 50 लाख की जगह 30 लाख ही होंगे। ओके, तो उस कंडीशन में उसको 15 साल ही नौकरी की है, तो उस कंडीशन के अंदर जो उसको फिक्स अमाउंट सरकार ने तय किया है वो भी कितना होगा, 30 लाख रुपए ही होगा। उस कंडीशन में उसकी पेंशन कितनी बनेगी, 13,500 रुपए उसकी पेंशन बनेगी, और जिसमें डीएनएस अलाउंस जोड़ दिया जाएगा। फिर भी ये 10,000 रुपए से कम नहीं हो रहा है, यदि 10,000 से कम होता तो सरकार को 10,000 की पूर्ति पूरी करनी पड़ती। तीसरी कंडीशंस क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशंस के अंदर उसने मान लीजिए सिर्फ 10 साल ही नौकरी की है, और पॉइंट नंबर 1, 3 और 5 को पूरा करता है वो, और 10 साल ही नौकरी की है। इस कंडीशन में उसकी सैलरी 45,000 रुपए है अपॉन 2। क्यों यहां पे सिर्फ 120 महीने, क्योंकि 10 साल जॉब किए, यहां पे 300 आ गया। जो उसका व्यक्तिगत कॉर्पस है उसकी वैल्यू 25 लाख रुपए थी, और सरकार ने जो तय किया उसकी भी 25 लाख रुपए, तो उसकी पेंशन कितनी बन रही है, 9,000 रुपए बन रही है। उस कंडीशन में सरकार उसको 1,000 रुपए और मिलाएगी, और उसको 10,000 रुपए की पेंशन पूरी देने का हकदार बनाएगी। ओके, इस कंडीशन में सरकार उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी। क्लियर है, पर वो बेनिफिट आएगा कहां से, जो उसने पुल कॉर्पस बनाया है उस पुल कॉर्पस में से कुछ राशि निकाल के इसमें डालेगी। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, इसके अलावा एक एग्जांपल और देखते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा कर्मचारी है जिन्होंने 10 साल की जॉब तो पूरी की है, लेकिन उसने कुछ पैसा निकाल लिया है, बीच में से कुछ पैसा निकाल लिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में 45,000 अपॉन 2, 120/300 वो सही है, लेकिन वहां पे कुछ पैसा निकालने के कारण से उसका व्यक्तिगत कॉर्पस की वैल्यू होगी वो 22,000 रुपए से कम, 22 लाख रुपए से भी कम हो जाएगी। यानी 22 लाख रुपए व्यक्तिगत कॉर्पस हो गया, और जो उसका सरकार ने तय किया गया था इस अमाउंट पे, यानी इतने सालों पे, 10 साल पे 25 लाख रुपए होता है, वो ये हो गया। तो उसकी पेंशन कितनी बन रही है, 8,800 रुपए बन रही है। ओके, इस कंडीशन में सरकार कोई मदद नहीं करेगी, इस कंडीशन में पुल कॉर्पस से कोई पैसा वहां पे जमा नहीं होगा, और उसको पेंशन के रूप में सिर्फ 8,800 रुपए ही मिलेंगे, और इसी 8,800 रुपए के ऊपर उसको डीएनएस अलाउंस भी मिलेगा। ओके, नेक्स्टली है एक ऐसा कर्मचारी है जो पॉइंट नंबर 1, 2, 4 और 5 इन 4 शर्तों को पूरा करता है,
और सभी अंशदान नियमित रूप से जमा नहीं करता है और सारी शर्तें पूरी की है, पर एक पॉइंट उसने पूरा नहीं किया कि जो अमाउंट निकाला कभी नहीं है लेकिन टाइम पे उसने जमा नहीं किया, उस कंडीशन में क्या होगा, 45,000/2 जो मासिक सैलरी थी वो तो यही है, जो उसने जॉब भी पूरी की है 300 महीने तक, उसने 300 महीने या हो गए, 300 महीने या हो गए, लेकिन उसका जो व्यक्तिगत कॉर्पस है वो वहां पे 45 लाख ही रह जाएगा। हालांकि 25 साल के ऊपर जो सरकार का जो अमाउंट तय है वो 50 लाख रुपए, उस कंडीशन में उसकी पेंशन यहां पे 22,500 रुपए ना होकर 20,250 रुपए हो जाएगी। ओके, ये कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे। और इसके अंदर क्या जोड़ दिया जाएगा, डीएनएस अलाउंस जोड़ दिया जाएगा, यानी डीएनएस वहां पे जोड़ दिया जाएगा, यानी महंगाई राहत वहां पे जोड़ दिया जाएगा। ओके, नेक्स्टली एक एग्जांपल और लेते हैं। इस कंडीशन में कर्मचारी पॉइंट नंबर 1 और 4 को पूरा करता है। ओके, और उसने आंशिक निकासी भी की है। उस कंडीशन में 45,000 सैलरी हो गई, 300/325 साल नौकरी पूरी की है उसने, पर उसका व्यक्तिगत कॉर्पस होगा वो बेंचमार्क कॉर्पस के कंपैरिजन में कम हो गया। व्यक्तिगत कॉर्पस 40 लाख रुपए है और बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख रुपए है। इस कंडीशन में उसको सिर्फ 18,000 रुपए पेंशन मिलेगी। 18,000 पेंशन होगी और उसमें महंगाई राहत है उसमें जोड़ दिया जाएगा। ओके, अगला दर से देखते हैं जिसके अंदर कर्मचारी पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 5 को पूरा करता है पर 4 को पूरा नहीं करता है। 4 में क्या था, वो उसमें निवेश के विकल्पों को खुद चुनता है। जहां पैसा निवेश करना है वहां डिफॉल्ट पैटर्न को यूज ना करके वो खुद का पैटर्न यूज करता है, और खुद का यूज करने से वो फंड उसका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, पर जब घटता है तो सरकार उसमें जिम्मेदार नहीं होगी। मान लीजिए उस कंडीशन में 45,000/2 300 × 300, और वहां पे जो उसका फंड का वैल्यू है वो 50 लाख रुपए पूरा है और 50 लाख रुपए ही उसका बेंचमार्क कॉर्पस है, तो पूरी की पूरी पेंशन मिलेगी उसको। ओके, और पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 5 इसको मान लीजिए कोई पूरा करता है और व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश विकल्पों का विकल्प खुद चुनता है। उस कंडीशन में फंड की वैल्यू मान लीजिए कम हो गई, उसमें तो पूरी हो गई थी, व्यक्तिगत विकल्प चुनने के बाद भी पैसा पूरा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मान लीजिए खुद चुनने के कारण से वो पैसा उतना नहीं बन पाया है, तो उस कंडीशन में व्यक्तिगत कॉर्पस 45 लाख ही हो गया और ये 50 लाख है। उस कंडीशन में भी आपकी पेंशन कम हो जाएगी, 20,250 रुपए हो जाएगी, यानी 22,500 होनी थी पर यहां पे 20,250 ही होगी, यानी पेंशन कम हो जाएगी, जिसके अंदर महंगाई राहत है वो जोड़ दी जाएगी। यदि कोई कर्मचारी आंशिक रूप से व्यक्तिगत कॉर्पस की भरपाई करता है, यानी कुछ पैसा उस कंडीशन के अंदर व्यक्तिगत कॉर्पस के अंदर डाल देता है, तो उस कंडीशन में उसकी जो पेंशन है वो पूरी बढ़ सकती है। ओके, जैसे मान लीजिए पूर्ति करता है उसकी, तो उस कंडीशन में 45,000/2 300 उन्होंने पूर्ति करके 47,50,000 कर दिया और ये नीचे 50 लाख रुपए यहां पे ये वाला हो गया फंड, इसके अंदर 21,375 रुपए उसको मिल जाएगा। ओके, इस प्रकार से यहां पे गणना की जाएगी। मैंने जल्दी जल्दी बताया है, यदि आप रोक के इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हालांकि यहां पे कुछ भी नहीं है। एक तो वो पैसा है जो आपको मंथली बेसिस पे सरकार देती है, जो सैलरी देती है, बेसिक अमाउंट है आपका। उसके बाद आपको जो महीने कितने सालों तक आपने जॉब की उसको महीनों में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आपका व्यक्तिगत कॉर्पस कितना पैसा जमा हुआ है, एक सरकार ने इतने सालों पे अमाउंट तय कितना किया गया है वो है। ये चारों वैल्यू को इस सूत्र में डालिए, आंसर आ जाएगा कि आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है। ओके, इसके बाद आपको उस टाइम जो एक मुफ्त राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी वो भी अपन बात करेंगे। और यहां पे जो पेंशन के टाइम जो पैसा मिलेगा वो कितना रहेगा, मान लीजिए 45,000 रुपए सैलरी है उस टाइम, 53% वहां पे मान लीजिए डीए है, तो उस कंडीशन में 23,850 रुपए ये हो गए, 68,850 रुपए आपका मूल वेतन बन रहा है या टोटल अमाउंट बन रहा है। इसके हिसाब से आपको एक मुफ्त राशि मिलेगी, तो वो कैसे मिलेगी, 1/10 इंटू 68,850 रुपए टोटल हो गया, इसको एक एल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। ओके, उसके बाद 6,885 रुपए यानी 10% हो गया ना, इंटू एल। ये जो 10% पैसा है वो आपको हर 5 साल बाद यानी हर 6 महीने से मिलेगा, हर 6 महीने से मिलेगा। पर जो 10 साल से कम है वो वाला तो उसमें पात्र ही नहीं है, इसलिए शुरू कहां से हो रहा है, 10 वर्ष से शुरू हो रहा है। यानी जो पहले 10 साल होंगे उतने 10 साल के बाद आपको एक मुफ्त राशि 1,33,700 रुपए दी जाएगी, 15 साल पे 2,06,550 रुपए दी जाएगी, 20 साल पे 240 महीने पे 2,75,400 रुपए, 25 वर्ष के ऊपर यानी 300 माह पे ये 3,44,250 रुपए हो जाती है। इसी तरीके से 35 वर्ष तक बढ़ के 4,81,950 रुपए ये एक मुफ्त राशि आपको दी जाएगी, जो कि 8.5% जो फंड जा रहा था ना आपका, जो कि जिसको अपन ने क्या बोला था, पूल कॉर्पस बोला था, उस पूल कॉर्पस से ये पैसा आएगा। ओके, ठीक है। ओके, कोई एक मुफ्त राशि दे नहीं होगी यदि सेवा की अवधि 10 वर्ष से कम है।
यदि 10 वर्ष से कम है तो उनको जो रिटायरमेंट के टाइम या फिर एक मुश्त राशि दी जाती है, जो फंड मिलता है, वो फंड भी उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो यूपीएस का पात्र ही नहीं होगा। दोस्तों वैसे बहुत लंबा गैजेट्स था और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी कोई चीज छूट गई है तो आपको इसको आगे पीछे करके वहां पे रीड कर सकते हैं। ओके, तो मैं भी आपको आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। थैंक यू।